इस बार करावल नगर की जनता को किस तरीके से आप कन्विंस कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? नहीं, जनता को कन्विंस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। जनता कन्विंस्ड है। क्योंकि करावल नगर सीट एक ऐसी सीट है जो बीजेपी के लिए गढ़ कहा जाता है और मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से लगातार जीते हैं। इस बार बीजेपी ने कह सकते हैं एक रिस्क लिया। पार्टी इस बार रणनीति बना के चुनाव लड़ रही है। आपको लगता है कि क्या सिर्फ शीश महल का मुद्दा काफी है दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए? शीश महल तो एक तरह से आप समझिए कि उनके जो कहते हैं ना लास्ट नेल ऑन द कॉफिन वो है। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी गंदा है, हवा जहरीली है, यमुना मैली है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक बार फिर से उनकी पार्टी जो है वो सरकार में आने वाली है और वो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल पहली बात तो विधायक ही नहीं बनने वाले, तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? मेरे वोट कट गए जी, ये हो गया जी। कहीं ना कहीं किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। कुल मिला के ये कह रहे हैं ना कि वो हार रहे हैं। तो बहुत कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं। 500% अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं। अब तक आपकी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो गारंटीज थी उनको रेवड़ी कहा करती थी, लेकिन आपका जो घोषणा पत्र है उसमें भी वो रेवड़ियां तो दिखाई दे रही है। देखिए, बात यह है कि कौन केवल बोल रहा है और कौन दे रहा है। आज लगभग 3.5 साल हो गए पंजाब में उनकी सरकार को बने हुए, अभी तक उन्होंने चवन्नी नहीं दी किसी को। गवर्नेंस में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं पढ़ा लिखा आदमी में काम करके दिखाऊंगा। पढ़े लिखे आदमी ने एक काम नहीं किया, खाली शीश महल ही बनाया। उपराज्यपाल जो है वो चुनी हुई सरकार के काम में अड़ंगा डालते हैं। तबेल जी ने नहीं रोका। जो अड्डे के साथ अड्डा मुफ्त बांट रहे थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, पौवे के साथ पौवा मुफ्त बांट रहे थे। अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, आम आदमी पार्टी का चेहरा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अपना चेहरा नहीं बता रहे। अगर वो 4 सीटों से चुनाव लड़के किसी एक से गलती से जीत हुई जाए तो भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उनको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस जितना ज्यादा लड़ाई में आएगी उसका फायदा बीजेपी को सीधे सीधे होगा? खाली मुसलमान का वोट लेने के चक्कर में दोनों आपस में एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद माहौल थोड़ा और बदलेगा? हमारे पूरे देश में लोग उनको सुनना चाहते हैं। प्रेडिक्शन आप करना चाहेंगे कि कितनी सीटें बीजेपी इस बार निकालेगी? देखिए, अब मैं केजरीवाल की तरह कागज पे लिख के दे दूं। वो गुजरात में कह रहा था, प्रवेश शर्मा जी ने लिखा है कल। उन्होंने नई दिल्ली का लिखा क्योंकि नई दिल्ली में वो जमीन पर है। मैं करावल नगर पे जमीन पर हूँ, लेकिन ये जमीन से एक खुशबू आती है। वो खुशबू सत्ता के परिवर्तन की खुशबू है। सैफरन वेव दिल्ली में इस बार चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए लगातार हमारी कोशिश ये है कि आपको उम्मीदवारों से मिलाया जाए, राजनीतिक दलों के उन चेहरों से मिलाया जाए जो लगातार जनता के बीच पहुंचते हैं या फिर काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। और आज हमारे साथ ऐसी एक खास मेहमान है, दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष और करावल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट कपिल मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी आपका। जी बहुत बहुत आभार। करावल नगर सीट, ये सीट बीजेपी का गढ़ भी है और आपने अपने जीवन में अभी तक 2 बार चुनाव लड़ा है, जिसमें आप एक बार जीते करावल नगर सीट से ही। इस बार करावल नगर की जनता को किस तरीके से आप कन्विंस कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? नहीं, जनता को कन्विंस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। जनता कन्विंस्ड है, बहुत उत्साह में है। एक तो पूरी दिल्ली में ही एक परिवर्तन का ये चुनाव है, लहर चल रही है परिवर्तन की। तो जब भारतीय जनता पार्टी लगभग दिल्ली में इस बार पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है, सभी सीटों को जीत रही है, तो जहाँ सबसे बड़ा गढ़ है करावल नगर, यहाँ तो उत्साह एक अलग ही है। और यहाँ का जो परिणाम है वो भी आप देखिएगा, बड़े मार्जिन से हम लोग करावल नगर विधानसभा जीतने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि करावल नगर सीट एक ऐसी सीट है जो बीजेपी के लिए गढ़ कहा जाता है और मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से लगातार जीते हैं। इस बार बीजेपी ने कह सकते हैं एक रिस्क लिया, क्योंकि एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो उनकी पार्टी के विधायक रहे लगातार, उनका टिकट यहाँ पर उनको टिकट नहीं दिया और आपको टिकट दिया। इसको लेकर भी कई तरह की चर्चा थी कि शायद वो नाराज हो गए, फिर बाद में जल्दबाजी में मुस्तफाबाद से उनको मैदान में उतारा गया। क्या चर्चा थी? देखिए, पार्टी इस बार रणनीति बना के चुनाव लड़ रही है। हम लोग मुस्तफाबाद की सीट नहीं जीत पाए थे, करावल नगर की जीते थे। तो इस बार ये हमारी पार्टी की रणनीति थी कि हम एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मुस्तफाबाद में उतारे, जिससे कि हम दोनों सीटें जीतें। इसीलिए मोहन सिंह बिष्ट जी को मुस्तफाबाद का आदेश दिया गया और मुझको करावल नगर की जिम्मेदारी दी गई। और जहाँ तक ये बात है, देखिए, बिष्ट जी की ही लीगेसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, मेरे बड़े भाई हैं, और हम दोनों के साथ ये तालमेल है कि वहाँ उनकी सीट पर मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, मेरी सीट पर यहाँ पर वो आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। कुल मिला के संगठन को ये लगता है कि हम दोनों सीटें जीत सकते हैं। इसके अलावा जो भी था, एक तो क्षणिक भावुक तो कोई भी व्यक्ति होता ही है, और वो भी हुए थे भावुक और मैं भी हुआ था भावुक। हम दोनों का एक अच्छी दोस्ती, अच्छा संबंध है। और उसके अलावा तो बाकी सब राजनीति की कहानियाँ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी इस बार
35 का जो मैजिक फिगर है उसको क्रॉस करने जा रही है और उसके लिए हर सीट के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। ये उसी रणनीति का हिस्सा था। क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है वो बहुमत हासिल करने जा रही है, रणनीति की बात करते हैं, स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। लगातार आपकी पार्टी ने एक मुद्दा जो उठाया दिल्ली में, वो उठाया पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का, जिसको शीश महल कहते हैं। आपकी पार्टी ने उस आवास का नाम ये रखा, शीश महल। और आपको लगता है कि क्या सिर्फ शीश महल का मुद्दा काफी है दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए, सत्ता से नहीं, केवल शीश महल का मुद्दा है ही नहीं, मुद्दे तो अंतहीन है। शीश महल तो एक तरह से आप समझिए कि उनके जो कहते हैं ना लास्ट नेल ऑन द कॉफिन, वो है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है इनके झूठे वादे। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी गंदा है, हवा जहरीली है, यमुना मैली है। कोई भी एक काम ऐसा नहीं है जो इस सरकार ने डिलीवर किया हो, बोला हो और डिलीवर किया हो, ऐसा कोई काम है ही नहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार का। केवल झूठ और इसके अलावा बहानेबाजी कि मेरे को मोदी काम नहीं करने दे रहे, मेरे को एलजी काम नहीं करने दे रहे। जनता आज ही जा चुकी है, लोगों को चलती हुई दिल्ली चाहिए। रोता हुआ सरकार, रोज आरोप लगाना, रोज बदतमीजी करना, ये 10 साल बहुत होते हैं चिक 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 करने के। इस तरह से एक देश की राजधानी चल नहीं सकती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार तो इसके ऊपर है, शराब का घोटाला, स्कूलों में जो घोटाले किए गए, मोहल्ला क्लिनिकों का जो बंटाढार किया गया, और शीश महल, ये और जनता के मुद्दे हैं ये। भारतीय जनता पार्टी ने तो जनता की आवाज़ को अपनी आवाज़ दी है, प्रतिध्वनि दी है। जनता आज ही जा गई। जो आदमी ये कहता था कि मैं 2 कमरे के घर में रहूंगा, 4 कमरे के घर में रहूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ी बंगला नहीं लूंगा, एफिडेविट देकर, ऐसा भी नहीं केवल राजनीतिक भाषण, बाकायदा कोर्ट का एफिडेविट लेकर जनता के घर घर में बंटवाया था। जब लोग देखते हैं कि वो 8-8 लाख रुपए का तो पर्दा लगवा रहा है अपने घर में, वो रिमोट से चलने वाले दरवाजे, खिड़कियां बनवा रहा है, 8 बड़े जो सरकारी बंगले होते हैं मंत्रियों को, उनको तोड़कर एक बंगला बनाया जा रहा है, स्विमिंग पूल बनवाया जा रहा है। तो लोगों को आक्रोश है। एक तो लोगों को लग रहा है जैसे किसी ने पीठ पे खंजर घोंपा हो, धोखा दिया हो, छल किया हो। और दूसरा, लोगों को ये लग रहा है कि ये तो जब ये कहता था एलजी कोई काम ही नहीं करने दे रहा, तो इसका शीश महल कैसे बन गया। इसका मतलब अपने मतलब की चीज के लिए सब ठीक है, लेकिन जनता के लिए केवल बहानेबाजी है। और वो आक्रोश दिल्ली की जनता में है इस बार। आप कह रहे हैं जनता में आक्रोश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक बार फिर से उनकी पार्टी जो है वो सरकार में आने वाली है और वो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं अगर जीत जाती है पार्टी तो। देखिए, अरविंद केजरीवाल पहली बात तो विधायक ही नहीं बनने वाले, तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। वो नई दिल्ली विधानसभा में जीत ही नहीं रहे, इस बार हार रहे हैं। आज वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और 8 तारीख को वो भूतपूर्व विधायक बन जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट जीत नहीं रहे हैं, और ये वो खुद ही बता रहे हैं जनता को। क्योंकि जिस प्रकार से वो नई दिल्ली विधानसभा में रो रहे हैं कि मेरे वोट कट गए जी, ये हो गया जी, भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है जी, कांग्रेस और बीजेपी तो मुझे मिल के हरा रहे हैं जी, ये जो उनका रोना है, ये जो उनके चेहरे पे उड़ती हुई हवाइयाँ हैं, ये जो उनका रंग उड़ा हुआ है, वो बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद भी हार रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी हार रही है। ये हार के लक्षण है। जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बना नहीं पा रहे हैं, ज़मीन पे आम आदमी पार्टी का कोई कैंपेन बचा नहीं है। केवल टीवी पे ये जो 10-11 बजे रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें भी रोते हुए नजर आते हैं। तो आम आदमी पार्टी इस वक्त सत्ता से बाहर जाने के रास्ते में आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है। ये इस चुनाव का कोर है। लेकिन कपिल जी, वो जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वोटर लिस्ट में एडिशन और डिलीशन के, उसको लेकर तो चुनाव आयोग के पास भी गए शिकायत करने के लिए, और नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वो लगातार बोल रहे हैं कि हजारों की तादाद में वोट बढ़वाए जा रहे हैं, लोगों को लाकर वहां पर नाम उनके वोटर लिस्ट में दर्ज कराए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। कुल मिला के ये कह रहे हैं ना कि वो हार रहे हैं, चाहे वो इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी बोले, इसके पीछे साजिश बोले, हर बात का लब्बो लुआ भी है कि केजरीवाल नई दिल्ली हार रहे हैं। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो तो और बोलेंगे भी क्या जब उनको सामने दिख रहा है कि वो अपनी खुद की सीट हार रहे हैं। तो एक यही अंगूर खट्टे हैं, इन बहानेबाजियों के अलावा इसके बाद उनके पास कुछ बचा नहीं है। पहली बार ऐसा है कि केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने नई दिल्ली के बारे में बात नहीं की। नई दिल्ली की वाल्मीकि मोहल्लों में मैं भी गया हूँ, लोग नाराज हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का चेहरा नहीं देखा है। नई दिल्ली के जो सरकारी क्वार्टर्स में जो रहने वाले लोग हैं, 4th गेट के जो एम्प्लॉई हैं, जो पटरी मार्केट में जो दुकानदार हैं, वो सब नाराज है अरविंद केजरीवाल से। नई दिल्ली के अंदर ऐसे इलाके हैं जहाँ आज गंदा पानी आ रहा है, टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। इन सब बातों का केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है। आज भी केजरीवाल नई दिल्ली का अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे।
अगर उन्होंने काम किया तो अपना रिपोर्ट कार्ड दें। आज भी वो केवल बहानेबाजी बताए। कोई वोट नहीं कटा है, केवल अरविंद केजरीवाल का पत्ता कटा है दिल्ली विधानसभा से। चलो, बहुत कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं। 500% अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं तो आप ये भी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 70 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें जीतने वाली है? पूर्ण बहुमत, स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निश्चित तौर पर इस बार आ रहा है। मैं दिल्ली के और भी कई क्षेत्रों में गया हूँ, ऐसे भी क्षेत्रों में गया हूँ जहाँ पे हम ये मानते थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर मैंने इस बार भगवा लहर देखी है। सैफरन वेव दिल्ली में इस बार चल रही है। लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो लड़े ना, बहाने ना बनाए, मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, दिल्ली विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, उसके लिए इस बार दिल्ली की जनता वोट कर रही है। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि जो 25 साल में नहीं हुआ, 26 साल में नहीं हुआ दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हासिल नहीं हुई, बावजूद इसके कि 2014 का लोकसभा चुनाव आपने शानदार तरीके से जीता, 19 में आपने शानदार जीत हासिल की, उसके बावजूद विधानसभा के चुनावों में पार्टी फीकी पड़ जाती है? नहीं, इस बार हालात अलग है। एक तो इस बार हम लोकसभा हमने गठबंधन के खिलाफ जीता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक होकर लड़ी थी। केजरीवाल की गाड़ी में कांग्रेस के उम्मीदवार घूम रहे थे और राहुल गांधी की गाड़ी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार घूम रहे थे। चांदनी चौक में जहां अरविंद केजरीवाल का वोट है, वहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार को उन्होंने वोट किया, और नई दिल्ली में जहां पे सोनिया गांधी राहुल गांधी का वोट है, वहां आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट किया। और वैसे गठबंधन के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने सातों की सातों सीटें जीती। उसके बाद ये जो शीश महल और शराब घोटाला, ये जो 2 मामले हैं, ये दिल्ली की जनता के एक तरह से पापों का घड़ा था केजरीवाल का, वो लबलबा गया, छलछला गया। उसके बाद अब कुछ बचता नहीं था उनके पास कहने के लिए। आज उनके पास वोट मांगने के लिए कुछ है ही नहीं। वो अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दे नहीं पा रहे हैं। वो पानी बिजली के नाम पे, कुछ घोषणाओं के नाम पे जो वोट लेते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो जनता को ये बता रहा है कि अब की बार भाजपा के साथ चलना है, मोदी जी के विजन के साथ चलना है। तो और ये आत्मविश्वास जो आ रहा है, ये जनता से आ रहा है। जनता का जो रिस्पॉन्स है हम पब्लिक के बीच में जब जा रहे हैं, वो हमको ये आत्मविश्वास दे रहा है कि इस बार दिल्ली की जनता संकल्पित है सत्ता परिवर्तन के लिए। अच्छा, मैं गारंटीज की बात करती हूँ, आपने जिक्र भी किया। अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी गारंटीज अनाउंस करते हैं, पहले फ्री बिजली, फ्री पानी और तमाम बातें उन्होंने की। इस बार भी कुछ वायदे लेकर आए, महिला सम्मान योजना के जरिए 2100 रुपये देने के लिए। कांग्रेस ने भी एक वादा किया कि हम प्यारी दीदी के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। आपकी तरफ से भी कई सारे वादे किए गए हैं। अब तक आपकी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो गारंटीज थी उनको रेवड़ी कहा करती थी, लेकिन आपका जो घोषणा पत्र है उसमें भी वो रेवड़ियां तो दिखाई दे रही हैं। देखिए, बात यह है कि कौन केवल बोल रहा है और कौन दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपये देने की बात पंजाब में भी की थी। आज लगभग 3.5 साल हो गए पंजाब में उनकी सरकार को बने हुए, अभी तक उन्होंने चवन्नी नहीं दी किसी को। और दिल्ली में तो हद यहाँ तक हो गई कि जिन महिलाओं के फॉर्म भरवाए गए, OTP ले लिए गए, उनके बैंक से पैसे ही निकल गया। कितनी बहनें तो मेरे पास शिकायतें लेके आ रही हैं कि बैंकों से पैसा निकल गया, आम आदमी पार्टी वालों ने फॉर्म भरवाया और खाते से पैसा निकल गया। तो ये राजनीति नहीं चलती। राजनीति ये होती है, हमने मध्य प्रदेश में घोषणा की, लाडली योजना, महिलाओं के खातों में पैसा आ गया, उसके लिए हमने चुनाव तक का वेट नहीं किया। सरकार हमारी थी, हमने योजना लागू कर दी। महाराष्ट्र में सरकार हमारी थी, हमने योजना लागू कर दी। पूरे देश में भी किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि थी, बात थी, चुनावों का वेट नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और अगले दिन लागू हो गई योजना, खातों में पैसा चला गया। अरविंद केजरीवाल की 10 साल से यहाँ सरकार है। अगर उनकी नीयत साफ थी तो उन्होंने खातों में पैसा क्यों नहीं डाला? वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि मैं चुनाव के बाद दूंगा? सरकार तो आज भी आपकी थी। आपने ऑटो वालों के लिए जो घोषणा करी, पुजारियों के लिए जो घोषणा करी, ग्रंथियों के लिए जो घोषणा करी, आपने 10 साल तक क्यों नहीं दी? आपकी सरकार यही थी। आप चाहते तो मैं तो कहता हूँ चुनाव से पहले 2 किस्तें डाल देते, तो लोगों को लगता है हाँ ये बंदा जो कह रहा है कुछ करके दिखाएगा। और सबको पता है फ्रॉड है, सबको पता है झूठी घोषणाएं हैं, और इन चक्कर में दिल्ली की जनता आने नहीं वाली। वो कह रहे हैं भाई जो घोषणा करके डिलीवर करे। जिन्होंने मध्य प्रदेश में बहनों को पैसा दिया, महाराष्ट्र में पैसा दिया, वही दिल्ली में दे सकते हैं। जहाँ तक देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ये सोचा कि बार बार झूठ बोलो, झूठे वादे करो और पतली गली से निकल लो, चुपचाप सत्ता बना लो। इसको इस बार भारतीय जनता पार्टी लोहे को लोहे से काट रही है। इस बार दिल्ली की जनता को कुछ चीज़ें देने की बात की गई थी, वो भी दी नहीं गई, केवल घोषणाएं थी। बिजली के बिल तो मैंने खुद जाके देखे, झुग्गी बस्तियों में हजारों के बिल आ रहे थे। पानी लगभग पूरी दिल्ली में गंदा है, जिसको भी पीना है उसे खरीद के पीना पड़ रहा है। तो कागजों पे ये योजनाएं थी, जमीन पर नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि जो योजनाएं कागजों पे थी उनको ईमानदारी से जमीन पर लागू करेंगे, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, DTC की हो। साथ में आयुष्मान को रोकना बहुत गंदा निर्णय था केजरीवाल का। आयुष्मान से दिल्ली की जनता को देके कोई नुकसान नहीं होता।
आपने रोक दिया खाली इस लालच में कि लोगों को मोदी की योजना ना मिल पाए। तो वो आयुष्मान का 10 लाख रुपए तक का इलाज देने की बात, उसके अलावा महिला सम्मान निधि जो 2,500 रुपये, ये मोदी जी ने गारंटी दी कि हम लोग देंगे दिल्ली की बहनों को। उसके ऊपर पेंशन की जो बात है, बताओ आप, दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन ही बंद है पिछले कई सालों से। ये तो बेसिक चीज़ थी सोशल वेलफेयर की, वो आपने बंद कर दी। राशन कार्ड आपने दिल्ली में बनाने बंद कर दिए। ये ऐसे कोई शहर नहीं चलता, सोशल वेलफेयर की बेसिक चीज़ें आप बंद कर दे। भाजपा ने बोला 3,000 रुपये की हम लोग पेंशन देंगे बुजुर्गों को, महिलाओं को, दिव्यांगों को, राशन कार्ड दोबारा बनाए जाएंगे। तो ये शहर एक तरह से ठप हो गया, उसको दोबारा से गति देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप ये मानते हैं कि दिल्ली जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था या जो स्पीड से दिल्ली की ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो ग्रोथ इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि दिल्ली में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है? पॉलिटिक्स की बात, गवर्नेंस में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार ने किया, भारत मंडपम बना के दिया, यशोभूमि बना के दी, जो आपके पेरिफेरल रोड्स हैं वो बना के दिए, इसके अलावा जो द्वारका का एक्सप्रेसवे का पूरा रास्ता है वो बना के दिया, प्रगति मैदान की टनल का पूरा है वो बना के दिया, मेट्रो की सारी परियोजनाएं टाइम पे पूरी की जा रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकार जिसको पानी देना था, सड़कें बनानी थी, बस व्यवस्था ठीक करनी थी, पॉल्यूशन से लड़ना था, यमुना की सफाई करनी थी, वो केवल बहानेबाजी, केवल रोना धोना। बेसिक काम तो करते। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं पढ़ा लिखा आदमी में काम करके दिखाऊंगा। पढ़े लिखे आदमी ने एक काम नहीं किया, खाली शीश महल ही बनाया। कोई एक काम बता दे जो उन्होंने किया हो। क्यों हमारी गलियां टूटी हुई हैं? ये सड़क बनाने के लिए कोई बाहर से विदेशों से इंजीनियर बुलाने थे क्या? सड़कें बनी हुई थी, वो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए। दिल्ली आज आप नोएडा से या गुड़गांव से या गाजियाबाद से दिल्ली में एंटर करो तो ऐसा लगता है किसी पिछड़े इलाके में आ गए। वहाँ की सड़कें हमारी सड़कों से ज़्यादा अच्छी हैं। ये स्थिति क्यों आ गई है? हमारे जब हम स्कूल जाते थे आप और हम, तब सर्दी की छुट्टी होती थी, गर्मी की छुट्टी होती थी, ये पोल्यूशन की छुट्टी कहाँ से आ गई? तो ये स्थिति किसी शहर के लिए ये ठीक स्थिति नहीं है। इस स्थिति से शहर को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इस स्थिति के लिए कि दिल्ली सरकार के साथ, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, उसके साथ केंद्र और उपराज्यपाल मिलकर काम करने को राजी नहीं है। उपराज्यपाल जो है वो चुनी हुई सरकार के काम में अड़ंगा डालते हैं। शीश महल कैसे बन गया? शीश महल कैसे बन गया? अगर उपराज्यपाल सारे काम रोकते हैं तो गली नहीं बन रही तो उपराज्यपाल जिम्मेदार, पानी नहीं आ रहा तो उपराज्यपाल जिम्मेदार, सड़कें टूटी है तो उपराज्यपाल जिम्मेदार, यमुना मैली है तो उपराज्यपाल जिम्मेदार। तो तुम्हारा शीश महल कैसे बन गया? सारी चीजें रुक गई। तो ये दिल्ली की जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। जनता को पता है तुमने जो काम करना था वो कर लिया, जो नहीं करना था उसके लिए उपराज्यपाल और मोदी को और सबको, दुनिया भर को आपने बहाने बनाए। आपकी नीयत नहीं थी इन कामों का। शराब के ठेके कैसे खोल दिए? तब एलजी ने नहीं रोका। जो अड्डे के साथ अड्डा मुफ्त बांट रहे थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, पौवे के साथ पौवा मुफ्त बांट रहे थे, ये काम करने के लिए आए थे सत्ता में। ये लोग अड्डा पौवा बांटने के लिए आए थे दिल्ली की सत्ता में। ये जो आपको काम करना था वो आपने काम नहीं किया। जो काम नहीं किया उसके लिए एलजी जिम्मेदार है। एक बहुत अच्छा शेर है कि कुर्सी है कोई तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है कोई तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अगर 10 साल आप कुर्सी पे बैठे हो, आप कह रहे हो एलजी ने मुझे काम ही नहीं करने दिया, तो उस कुर्सी पे बैठे क्यों? छोड़ देनी चाहिए थी वो कुर्सी अगर ईमानदारी थी तो। जनता का काम करने के लिए ही आए थे ना। 10 साल से वही बहाने, और इसका मतलब तो साफ है कि अगली बार भी आप काम नहीं करोगे। अगर आप सत्ता में आ गए फिर आप यही बोलोगे कि मोदी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे। आप काम कर ही नहीं सकते तो इससे अच्छा ऐसी सरकार बिठाई जाए जो मोदी और एलजी के साथ मिलकर काम करे। अच्छा कपिल जी, एक ये सवाल भी बहुत उठता है और लगातार पूछा जा रहा है इस चुनाव में, खासकर क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कैंपेन कर रही है उसमें एक लगातार उनकी तरफ से मुद्दा उठाया जाता है कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, आम आदमी पार्टी का चेहरा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अपना चेहरा नहीं बता रहे। उनकी तरफ से ये नहीं बताया जा रहा कि सीएम कैंडिडेट कौन है। आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन है? तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। कैसे है अरविंद केजरीवाल? आज क्यों नहीं है सीएम वो? आज क्यों नहीं है सीएम वो? अगर वो सीएम कैंडिडेट है तो उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया ना। क्यों दिया इस्तीफा? क्यों दिया इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने? वो तो मतलब हम और आप सब जानते हैं कि जब बेल मिली थी तो कंडीशंस के साथ मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, मेरी बात सुनिए। हाँ। ये बात साफ है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री की फाइल साइन नहीं कर सकते। तो फिर मुख्यमंत्री कैंडिडेट कैसे बन जाएंगे जब वो दफ्तर में ही नहीं जा सकते? तो अब ये तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे तो चेहरा वही है। कैसे है बताइए ना, कैसे? अगर चेहरा है तो आज क्यों नहीं है? केजरीवाल दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हैं? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। अगर वो 4 सीटों से चुनाव लड़के किसी एक से गलती से जीत भी जाए तो भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उनको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है, इसीलिए उनकी कुर्सी गई है। इस्तीफा इसीलिए देना पड़ा, वरना तो वो आदमी इतना बेशर्म था कि जेल के अंदर से भी कह रहा था मैं सरकार चलाऊंगा, इस्तीफा नहीं दे रहे थे।
अरविंद केजरीवाल चेहरा है नहीं और आतिशी टेम्परेरी है, ये अरविंद केजरीवाल ने खुद बोल दिया। आज आम आदमी पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी राज्य में, जहाँ पे वो विपक्ष में है, मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर चुनाव नहीं लड़ते। हम जीत के आते हैं, उसके बाद हमारा विधायक दल का नेता चुना जाता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। हाँ, अरविंद केजरीवाल ये सवाल जो बार बार पूछ रहे हैं कि भाजपा का सीएम कौन होगा, भाजपा का सीएम कौन होगा, इसके पीछे एक कारण है। तो केजरीवाल को ये पता लग गया है कि सीएम तो भाजपा का ही होगा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कपिल मिश्रा की नज़र में दिल्ली बीजेपी के जो तमाम उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें से कौन ऐसा कैंडिडेट है जो सीएम बन सकता है? कोई भी बन सकता है, केजरीवाल से अच्छा तो कोई भी होगा। कपिल मिश्रा भी नहीं, कपिल मिश्रा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं कारावल नगर का विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और अभी बहुत लंबी राजनीतिक यात्रा बाकी है। मेरे से बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग इस पार्टी में हैं, बहुत गहरी समझ रखने वाले लोग हैं और अभी अपने क्षेत्र की सेवा करनी है, करावल नगर विधानसभा की सेवा करनी है, बहुत सारे गैप हैं उनको दूर करना है। तो मेरे को लगता है कि ये सवाल अभी बहुत सार्थक सवाल नहीं है अगर मेरे बारे में पूछा जाए, क्योंकि ये राजनीतिक यात्रा की शुरुआत है। लेकिन डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, समझ रखने वाला व्यक्ति, ऊर्जावान व्यक्ति, कोई भी केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री साबित होगा। मैं इतना जानता हूँ, कम से कम रोज सुबह उठ के एलजी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ेगा, अपना काम करेगा और ऐसा ही मुख्यमंत्री दिल्ली को चाहिए। आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्हें सोर्सेज से जानकारी मिली है कि रमेश बिधूड़ी आपके सीएम बन सकते हैं, सीएम चेहरे बन सकते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। सबको पता है वो आदमी सुबह उठते ही झूठ बोलता है और केवल झूठ बोलता है। उनके पास कोई सोर्स नहीं है, उनको अपनी सीट हार रहे हैं और चुनाव ऐसे लड़ा जाता है कि भाजपा का हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हम घोषित कर देंगे हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। केजरीवाल अपना बताए ना कि उनका कौन बनेगा। उनके पास अपना कोई चेहरा नहीं है, अपना कोई एजेंडा नहीं है, अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, जनता के पास लेके जाने के लिए कामों का हिसाब किताब नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ये मुद्दाहीन होके इस वक्त बैठी हुई है, तो कुछ भी बोलते रहे। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जब घोषित करेगी, डंके की चोट पे घोषित करेगी, पूरी दुनिया को पता होगा कौन है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। अगर हमें घोषित करना होगा तो वो अरविंद केजरीवाल की बकवास से नहीं निश्चित होगा। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के बारे में चिंता कर ले। उनको मनीष सिसोदिया के लिए सीट नहीं मिल रही थी दिल्ली में लड़ाने के लिए, पड़पड़गंज से हटा के उनको जंगपुरा लेके जाना पड़ा। वो पहले उन्होंने 10 दिन दौड़ा दिल्ली में, कहाँ से लड़ाएं। पहले हुआ सीलमपुर से लड़ेंगे, फिर हुआ जामा मस्जिद से लड़ेंगे, फिर हुआ शाहीन बाग से लड़ेंगे, बाद में जंगपुरा में ले जाके उन्होंने मनीष सिसोदिया को लड़ाया। और ऐसी दुर्गति उनकी पार्टी की इस वक्त हुई है, वो उसकी चिंता कर ले। इसी में मेरे को लगता है राजनीतिक रूप से एक चुनाव हार भी जाएंगे तो दोबारा कभी सत्ता में वापस आने का उनका रास्ता बचेगा, वरना बचेगा नहीं। अच्छा कपिल जी, आपकी राजनीतिक शुरुआत आम आदमी पार्टी से हुई और अब आप बीजेपी में हैं। किस तरीके से आप पूरा ट्रांजिशन देख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी का हुआ है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो कहा उसका उल्टा किया। जब हम लोगों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाया, आम आदमी पार्टी बनाई, तब ये बात हुई थी कि हम कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ इस पार्टी की स्थापना कर रहे हैं, उन लोगों को सत्ता से बाहर करने के लिए कर रहे हैं। उस लिस्ट में मुलायम सिंह, अखिलेश, इस तरह के नाम थे, डीएमके के नेताओं के नाम थे, तो जेडीएस, इस तरह, मतलब एक लंबी लिस्ट थी। शरद पवार बहुत भ्रष्ट हैं जी, कांग्रेस बहुत भ्रष्ट है, सोनिया जी को तो जेल में डाल दूंगा, राहुल गांधी को जेल में डाल दूंगा, इस तरह की बातें करके अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई। फिर हम ही लोगों ने वो दृश्य भी देखा जब शरद पवार के और सोनिया गांधी के पैरों में बैठे हुए थे संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल। तो ये राजनीति, मतलब जो बोला वही नहीं किया आपने, उसका ठीक उल्टा किया। आपने बोला कि हम जनता से पूछ के काम करेंगे, और आपने कोरोना के काल में जब दिल्ली में लोग मर रहे थे तब आप शीश महल बनाने लग गए। आपने ये शराब नीति लेके आए, आपने कौन सी जनता से पूछा इसके बारे में, कहाँ पे जन सुनवाई की गई? तो जो आप कह रहे थे उसका ठीक उल्टा करने लग गए। आपने कहा गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। आप देश में सबसे बड़ा कारों का काफिला लेके चल रहे हो, जितना बड़ा कारों का काफिला कोई मुख्यमंत्री लेके नहीं चलता। देश में सबसे बड़ा बंगला आपने अपने लिए बनवा लिया, जैसा देश में किसी मुख्यमंत्री का इतना बड़ा सरकारी बंगला नहीं है जो आपने बनवा लिया। तो ये राजनीति में सबसे पहली चीज होती है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बची रहे। चुनावों में हार जीत होती रहती है, लेकिन बंदे की क्रेडिबिलिटी बची होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। वो जो बोलते हैं वो सबको ये पता होता है झूठ ही बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता आखिरी बार उन्होंने सच कब बोला होगा जीवन में। हो सकता है 8 फरवरी के चुनाव हारने के बाद ऐसा झटका लगे कि जीवन में सच बोलना शुरू करें वो। अच्छा, कांग्रेस भी लड़ाई में है और लगातार कांग्रेस की तरफ से उनकी पार्टी के बड़े चेहरों को मैदान में उतारा जा रहा है। कल से राहुल गांधी भी रैलियां करने वाले हैं और उनकी भी कई रैलियां होने वाली हैं। आपको लग रहा है कि कांग्रेस जितना ज्यादा लड़ाई में आएगी उसका फायदा बीजेपी को सीधे सीधे होगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस क्या लड़ाई करेगी, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आपस की लड़ाई है। अभी तो गठबंधन में लड़े 4 महीने पहले, क्या लड़ाई लड़ेंगे वो एक दूसरे से? 4 महीने पहले राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगा है और केजरीवाल ने कांग्रेस के लिए वोट मांगा है।
तो उन दोनों का लेकिन सीलमपुर की रैली में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, तो अरविंद सीलमपुर ही जाना पड़ा ना उनको। ये लड़ाई तो मुसलमानों के वोट की है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई मुसलमानों के वोट की लड़ाई है। सीलमपुर ही गए, करावल नगर तो नहीं आ पाए। वो सीलमपुर जाएंगे, वो जामा मस्जिद जाएंगे, वो इन्हीं इलाकों में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की हालत ये है, खाली मुसलमान का वोट लेने के चक्कर में दोनों आपस में एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं कि मुसलमान का वोट किसको मिले। उनको बाकी दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाकी दिल्ली के लोग देख रहे हैं इस चीज़ को कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस केवल मुसलमानों के वोट पर है। तो खाली मुसलमानों के वोट से आप दिल्ली की सरकार चलाओगे क्या? बाकी दिल्ली का वोट नहीं चाहिए क्या? इन दोनों की इस लड़ाई को दिल्ली के लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि मुसलमानों के वोट के लिए दोनों पार्टियां एक दूसरे से लड़ रही हैं। इसके अलावा इनके कोई राजनीति नहीं है। अच्छा कपिल जी, आपकी इमेज, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि कपिल मिश्रा हिंदूवादी नेता के तौर पर देखे जाते हैं। चर्चा भी आपको लेकर उसी तरह की होती है, आपके कई बयान भी वायरल होते रहते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को कपिल मिश्रा का क्या संदेश है? नहीं, मैं खाली एक समाज के लिए अलग से संदेश क्यों दूं? वो भी हमारे देश में है और सारे समाज के लिए संदेश मांग लो, आप खाली मुस्लिम के लिए अलग से क्यों मांग रहे हो? क्योंकि आपकी इमेज को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि कपिल मिश्रा हिंदूवादी नेता हैं और उनके जो बयान आते हैं उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए थोड़ी नफरत नजर आती है। आप बताओ कौन से बयान में नफरत है? आप उदाहरण दो एक भी। मेरा खाली एक ही बयान था कि सड़कें खुली होनी चाहिए, लोगों को स्कूल जाने की छूट होनी चाहिए, दफ्तर जाने की छूट होनी चाहिए, बीमारों को अस्पताल जाने की छूट होनी चाहिए। ये मुसलमान विरोधी बयान है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने कोई मुसलमान विरोधी बयान नहीं दिया। आप करावल नगर में आके देखना, मेरे को हिंदू भी वोट दे रहे हैं, मुसलमान भी वोट दे रहे हैं। और लोगों को ये, जब तक कपिल मिश्रा यहाँ पर बैठा था कोई दंगा नहीं हुआ, जाने के बाद ही दंगा हुआ। सुख और शांति रहेगी जब कपिल मिश्रा होगा। इधर कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। लड़ाई है कौन देश के कानून के साथ चलेगा, कौन देश के कानून के साथ नहीं चलेगा। ये अब जैसे कि आपने मेरे से स्पेसिफिकली बोला कि मुसलमानों के लिए संदेश दो, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। संदेश सारे वोटरों के लिए होगा। भाई अच्छा पानी चाहिए तो हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए। अच्छी सड़क हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए। साफ यमुना हिंदू को भी चाहिए, मुसलमानों को भी चाहिए। यमुना ये हवा जहरीली तो सांस, हिंदू की सांस गले फेफड़े में भी जहर जा रहा है, मुसलमान के फेफड़े में भी जहर जा रहा है, सबको चाहिए। अब इसमें कोई बोले ताहिर हुसैन को चुनाव के मैदान में उतार दो, तो हिंदू मुसलमान कपिल मिश्रा कर रहे क्या? ताहिर हुसैन को टिकट क्यों दे दिया? क्या मतलब था ताहिर हुसैन का, जिसने अंकित शर्मा को मारा, उसको चुनाव में टिकट देने का क्या मतलब था? आप बोल रहे हो इशरत जहां लड़ेगी, शाहरुख पठान लड़ेगा, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और आम आदमी पार्टी ने तो एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया यहाँ पर जो ताहिर हुसैन को बचाया, जिसने ताहिर हुसैन के घर में अंकित शर्मा जी का मर्डर हुआ, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का मर्डर हुआ। 24 साल का लड़का हमारे खजूरी में रहता था, उसका मर्डर करके ताहिर हुसैन जब भागा तो उसको किसने छुपाया अपने घर में? ये यहाँ करावल नगर में बच्चे को पता है किसने छुपाया। आपने उसको यहाँ का उम्मीदवार बना दिया ऐसे व्यक्ति को। तो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? ऐसे आदमी को टिकट देते ना जिसका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था। मुद्दों पे चुनाव लड़िए। आप जानबूझ के ये घावों पे नमक छिड़क रहे हो। 5 साल पहले दिल्ली में दंगा हुआ, दिलबर नेगी नाम का एक बच्चा मरा, उत्तरांचल का बेटा दिलबर नेगी, उसको जिंदा जला दिया गया। उसका कसूर क्या था? और मैं उसके घर गया उत्तराखंड में, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर, और उसकी बहनों ने मेरे हाथ में राखी बांधी है। अभी करावल नगर में 2 तरह के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक जिनके हाथ में दिलबर नेगी का खून लगा है और दूसरे जिसके हाथ में दिलबर नेगी की बहनों की राखी बंधी है। किसको चुनना चाहिए? दिलबर नेगी के खून से सने हुए हाथों को चुनना चाहिए कि दिलबर नेगी की बहनों की राखी बांध के जो भाई खड़ा है उसको चुनना चाहिए? इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? मैंने हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करी, लेकिन मैंने ये कहा जिसके बारे में कोई मीडिया नहीं बोलेगा, जिसके बारे में कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं जाएंगे, जिसके दरवाजे पे मदद लेके, उसके दरवाजे पे जाने का जिम्मा उठाया है। ये छोटे से प्रयास है ये, और इस प्रयास से कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, तो दर्द नहीं, उनके पेट में मरोड़े उठनी चाहिए। ये जितनी भी मेरे ऊपर आरोप या उपमाएं लगाई जाती हैं, इनको मैं मेडल की तरह लेता हूँ। इसमें मेरे को कोई किसी तरह का आंख झुकाने वाली स्थिति नहीं है। ये सर उठा के अगर लगता है हिंदुत्ववादी है, ये करता है वो करता है, मैंने जो निर्णय लिया वो इस क्षेत्र की भलाई के लिए था, और वैसे ही निर्णय आवश्यकता पड़ेगी तो जो मेरे को लगता है सभी नेताओं को लेना चाहिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं दिल्ली में कैंपेन करने के लिए। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद माहौल थोड़ा और बदलेगा? हमारे पूरे देश में लोग उनको सुनना चाहते हैं। उनका लॉ एंड ऑर्डर का एक मॉडल है, जो मॉडल लोगों को अपील करता है। और दिल्ली में तो हमेशा से, क्योंकि खासतौर पे हमारे क्षेत्र में तो योगी जी के क्षेत्र से ही बहुत सारा एक बड़ा समाज वहीं का रहने वाला है,
जहाँ से योगी जी सांसद रहे, जहाँ से अब योगी जी पूरे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो डेफिनेटली आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी, ये 4 लोग जब बोलते हैं तो देश सुनता है और हर सीट पे वोट स्विंग होगा। ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में एक माहौल है और निर्णायक जो स्विंग है वोटों का वो उनकी उपस्थिति से डेफिनेटली होने जा रहे हैं। अच्छा कपिल जी, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हैं, मैं आखिर में यही पूछना चाह रही हूँ कि अब तक बीजेपी लगातार रिसीविंग एंड पे रही है दिल्ली इलेक्शंस में पिछले 25-26 साल से। पिछला चुनाव आप लोग 8 सीटें निकाल पाए थे, इस बार आप सरकार बनाने का दावा लगातार कर रहे हैं। क्या आप कोई नंबर देना चाहेंगे, कोई प्रेडिक्शन आप करना चाहेंगे कि कितनी सीटें बीजेपी इस बार निकालेगी? देखिए, अब मैं केजरीवाल की तरह कागज पे लिख के दे दूं, वो गुजरात में कह रहा था, प्रवेश शर्मा जी ने लिखा है कल, उन्होंने नई दिल्ली का लिखा क्योंकि नई दिल्ली में वो जमीन पर है, मैं करावल नगर पे जमीन पर हूँ, लेकिन ये जमीन से एक खुशबू आती है, वो खुशबू सत्ता के परिवर्तन की खुशबू है। वो खुशबू जो है ये बदलाव की खुशबू है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि पूर्ण बहुमत, स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिल्ली की जनता 8 तारीख को देने जा रही है। 5 सीटें मुझे बताइए जहां पर आपको लगता है कि बड़ी जीत जो है वो बीजेपी वहां रजिस्टर करेगी। करावल नगर में हम बड़ी जीत रजिस्टर करने जा रहे हैं, नई दिल्ली में हम बड़ी जीत रजिस्टर करने जा रहे हैं, पड़पड़गंज में, कालकाजी में, आतिशी भी आ रही है। 100% आतिशी आ रही है। जब तो केजरीवाल और रमेश बिधूड़ी का नाम लेकर रो रहे हैं, तो उनको पता है आतिशी हार रही है और आतिशी को तो आम आदमी पार्टी के भी लोग हरा रहे हैं, क्योंकि उनको वो कह रहे हैं कि टेम्परेरी सीएम है, इसको दावेदारी ना बन जाए, इसको पहले ही खत्म करो। वो आतिशी से जाके कभी घर में जाके कैमरा बंद करके पूछना कि आतिशी की हालत क्या है। आतिशी हार रही है, सत्येंद्र जैन हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया हार रहे हैं, अवध ओझा हार रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। ये आप जमीन पे आप निकले हुए, और ये आपको भी मालूम है, आप कैमरे पे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपको भी मालूम है इस वक्त दिल्ली की हवाओं में क्या चल रहा है, दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं। ये बदलाव का चुनाव है, ये सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। तो कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि ये सत्ता परिवर्तन का चुनाव है और ये बदलाव का चुनाव है, और वो पूरा कॉन्फिडेंटली इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अब सरकार वाकई बनेगी या फिर दिल्ली की जनता चौंकाएगी, ये तो 8 फरवरी को सामने आएगा जब नतीजे घोषित किए जाएंगे। 5 फरवरी को वोटिंग है, आप सभी जो दिल्ली के वोटर हैं वोट जरूर करिए, और इसी तरह से आपको हम खास मेहमानों से मिलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका। आपका भी बहुत। थैंक यू।